लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 1000 PYQ सीरीज का 11th क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीडीसी और AACR दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रीजन के लिए यूज हो रही हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया में इन दोनों को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो सबसे पहले तो डीडीसी और AACR को समझ लेते हैं, यहां से इंटरव्यू में क्वेश्चंस बनते हैं। डीडीसी की फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि मैकबेल डेवी जी ने डेवलप किया था। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसका यूज हम लाइब्रेरी में बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए करते हैं। फिर आता है AACR यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ये कैटलॉगिंग रूल्स हैं जो लाइब्रेरी मटेरियल्स के बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन और कैटलॉगिंग के लिए यूज किया जाता है। अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। इंट्रोड्यूस्ड डीडीसी एंड AACR फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इस कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट आंसर होगा निहार रंजन राय जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अब बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर SR रंगनाथन जी। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि रंगनाथन जी लाइब्रेरी साइंस के बहुत बड़े नाम हैं। उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन डेवलप किया, जो कि खुद में अपना एक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए, लेकिन डीडीसी और AACR को इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट निहार रंजन राय को दिया जाता है, इसीलिए यहाँ रंगनाथन जी आंसर नहीं होंगे। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन BS केशवन जी। BS केशवन जी का नाम इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के लिए डेवलपमेंट से हम स्ट्रांगली एसोसिएट करते हैं, और उन्हें ही फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भी कहा जाता है। लेकिन डीडीसी और AACR को इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट उन्हें भी नहीं दिया जाता। एंड द लास्ट ऑप्शन इज श्री AK मुखर्जी जी। AK मुखर्जी जी भी इंडियन लाइब्रेरी साइंस के एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, लेकिन डीडीसी और AACR को इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाले के रूप में हम उनका नाम याद नहीं रखते हैं। तो डीडीसी and AACR first introduction in India by निहार रंजन रॉय। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि उन्होंने कब और कहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। 12th क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से किसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर SR रंगनाथन जी। ये इंडियन लाइब्रेरी साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में से एक हैं। उन्हें 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यंकी वेंकटा रमायणा जी पर। इनका नाम इंडिया के पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट के डेवलपमेंट से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। इन्हीं को आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें भी उनके कंट्रीब्यूशन के लिए 1972 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसर PN कौला जी। ये भी इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एक रिनाउंड पर्सनैलिटी थे। उन्होंने लाइब्रेरी प्रोफेशन और इंफॉर्मेशन साइंस के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उन्हें उनकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 2004 में यानी 2004 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हुआ। लास्ट ऑप्शन इज BS केशवन जी। तो इनका नाम जो है वो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के डेवलपमेंट से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भी कहा जाता है। उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए 1960 में पद्मश्री से इनको अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। चारों पर्सनैलिटीज को पद्मश्री अवार्ड मिला था, इसीलिए डी ऑप्शन ऑल आर करेक्ट हमारा आंसर हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि लाइब्रेरी साइंस के हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस में पर्सनैलिटीज को उनके स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन के साथ आप कनेक्ट करके याद करोगे तो बहुत यूजफुल होगा। जैसे रंगनाथन जी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस या फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यंकी वेंकटा रमायणा जी पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट, BS केशवन जी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो इससे ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना, उनको याद रखना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है ये। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें रंगनाथन जी के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में से 5th लॉ को आइडेंटिफाई करना है। रंगनाथन जी का 5th लॉ क्या है? तो 5th लॉ है हमारे पास द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब समझिए। रंगनाथन जी लाइब्रेरी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखते हैं। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वक्त के साथ ग्रो और चेंज करता है, वैसे ही एक लाइब्रेरी भी स्टैटिक नहीं रह सकती। उसको यूजर्स की बढ़ती नीड्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली डेवलप करना पड़ता है। अब सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग SDI सर्विसेज। SDI की फुल फॉर्म होती है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
इस सर्विस को में यूज़र्स की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। ये मेनली यूज़र की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नीड्स को सेटिस्फाई करने से रिलेटेड है। इसीलिए इसका जो कनेक्शन है वो सेकंड लॉ यानी एवरी रीडर हिज और हर बुक्स से ज़्यादा है, ना कि फिफ्थ लॉ से। फिर सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस का मतलब है कि यूज़र्स को लाइब्रेरी शेल्फ्स पर रखी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली ब्राउज करके एक्सेस करने की फ्रीडम दी जाए। ये लाइब्रेरी की एक्सेसिबिलिटी और यूज़र कन्वीनियंस से रिलेटेड है, लेकिन द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट एग्जाम्पल ओपन एक्सेस नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास है प्रोवाइडिंग एनालिटिकल एंट्रीज। देखिए, एनालिटिकल एंट्री का पर्पस होता है किसी भी बुक का जो इंडिविजुअल पार्ट है, जैसे कोई चैप्टर या आर्टिकल या कोई कंट्रीब्यूशन, उसको कैटलॉग में सेपरेटली रिप्रेजेंट करना। ये कैटलॉगिंग और बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल से रिलेटेड है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन रंगानाथन जी के फिफ्थ लॉ से नहीं है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ओपनिंग ब्रांच लाइब्रेरीज। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब लाइब्रेरी अपने यूजर्स की बढ़ती पॉपुलेशन और चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग न्यू ब्रांचेस ओपन करती हैं, तो ये क्लियरली शो करता है कि लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। लाइब्रेरी टाइम के साथ एक्सपेंड और डेवलप हो रही है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। 14th क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोला गोल्ड मेडल एंड साइटेशन अवार्ड का फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट कौन था। चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। पहले कोला गोल्ड मेडल एंड साइटेशन एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड प्रोफेसर पीएन कोला जी की मेमोरी से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट, तो उसके लिए एक बार सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पद्मनाभन बलराम जी। ये एक रिनाउंड इंडियन साइंटिस्ट हैं। पर्टिकुलरली बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कोला गोल्ड मेडल एंड साइटेशन अवार्ड के ये फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट नहीं हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर है प्रोफेसर वेद प्रकाश जी। तो प्रोफेसर वेद प्रकाश जी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं, लेकिन कोला गोल्ड मेडल एंड साइटेशन की फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट के रूप में उनका नाम नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है यंकी वेंकटा रमायणा जी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। यंकी वेंकटा रमायणा जी का इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। उनका नाम इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट के हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट है, और इसी वजह से जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ कोला गोल्ड मेडल एंड साइटेशन, तो हमारे पास आंसर है यंकी वेंकटा रमायणा जी। तो लास्ट ऑप्शन को भी देख ही लेते हैं, बी.एस. केशवन जी। तो बी.एस. केशवन जी लाइब्रेरी साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, और उनका नाम इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के डेवलपमेंट से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भी कहा जाता है, लेकिन कोला गोल्ड मेडल एंड साइटेशन के फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट वो भी नहीं थे। तो कोला गोल्ड मेडल एंड साइटेशन के फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट हमारे यंकी वेंकटा रमायणा जी थे, और यंकी वेंकटा रमायणा जी को याद रखते वक्त उनका कनेक्शन इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट के साथ भी आपको याद रखना है। इससे लाइब्रेरी साइंस के हिस्ट्री के क्वेश्चंस में पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है ये। देखो, इस क्वेश्चन में एक की फ्रेज है जो कि है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ गिवन टाइम, और इसी डेफिनेशन से हमें बैंडविड्थ हमारे आंसर को आइडेंटिफाई करना है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो बैंडविड्थ किसी कम्युनिकेशन चैनल की इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी को बताता है, यानी कि एक गिवन टाइम में कोई भी चैनल कितना डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। इसको कॉमनली बीट्स पर सेकेंड में एक्सप्रेस किया जाता है, स्पेशली डिजिटल कम्युनिकेशन में। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि एक रोड है। अब रोड पर जितनी ज़्यादा लेन्स होंगी उतने ज़्यादा व्हीकल्स एक साथ पास कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन चैनल की हायर बैंडविड्थ का मतलब होता है जनरली मोर इन्फॉर्मेशन या डेटा कैन बी कैरिड पर यूनिट टाइम। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बैंडविड्थ करेक्ट हुआ। अब एक एक करके एक बार सारे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन था हमारा स्पीड।
स्पीड जनरली हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी फास्ट मूव या ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन चैनल की इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी को स्पेसिफिकली बैंडविड्थ ही कहते हैं। स्पीड यहाँ पर प्रिसाइज टेक्निकल टर्म नहीं है हमारे लिए। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास रेट। रेट का मीनिंग होता है किसी भी प्रोसेस की दर, जैसे कि डेटा रेट, बीट्स पर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन में हमसे स्पेसिफिकली चैनल की कैपेसिटी या फिर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पूछा गया है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है बैंड विड्थ। फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास बैंड विड्थ ही है, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन चैनल की इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। जनरली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं बीट्स पर सेकेंड में फॉर डिजिटल कम्युनिकेशंस के लिए। एंड द लास्ट ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी पीरियोडिक सिग्नल के जो साइकिल्स है, साइकिल्स पर सेकेंड है उसको, जिसका यूनिट हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं। बैंडविड्थ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रेंज को भी रेफर कर सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल हो अ चैनल ऑक्यूपाइंग अ रेंज फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी टू अनदर। बट क्वेश्चन यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कैपेसिटी की सेंस में पूछा गया है, तो बैंडविड्थ यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ गिवन टाइम बोला जाए तो आपको याद रखना है उसका आंसर क्या होगा, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ 16th क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में नाम ही सबसे बड़ा क्लू है, नेशनल डाइट लाइब्रेरी। तो ये जापान की नेशनल लाइब्रेरी है। ये 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका मेन पर्पस जापान के पार्लियामेंट, जिसको नेशनल डाइट कहते हैं, और जापानीज़ पीपल को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इसका नाम डाइट सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना। जापान में नेशनल डाइट वहाँ के पार्लियामेंट को कहा जाता है। अब एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल लाइब्रेरी को हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया NLA ही कहते हैं। नेशनल डाइट लाइब्रेरी हम जापान की लाइब्रेरी को कहते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन जापान ही है जो बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी जापान की ही नेशनल लाइब्रेरी है। यहाँ डाइट का मतलब है जो जापान है उसका पार्लियामेंट उसको कहा जाता है, तो ये कनेक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस की जो लाइब्रेरी है उसको बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस कहते हैं, इसलिए नेशनल डाइट लाइब्रेरी फ्रांस की नहीं है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सिंगापुर। तो सिंगापुर की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसी को हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ सिंगापुर ही कहते हैं, इसीलिए सिंगापुर भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो गया। तो नेशनल डाइट लाइब्रेरी नाम आते ही आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिंपली आपको याद रखना है कि जो नेशनल डाइट लाइब्रेरी है वो जापान की नेशनल लाइब्रेरी है, जहाँ पर नेशनल डाइट का मतलब है जापानीज़ पार्लियामेंट। क्वेश्चन है ये, देखिए इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर फ्रेज दिया हुआ है जो कि है स्टैग्नेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स। सबसे पहले इसका मतलब समझो कि स्टैग्नेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स का मतलब क्या है आखिर। इमेजिन करो एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन बुक्स यूज़र्स तक इफेक्टिवली नहीं पहुंच रही। लाइब्रेरी में प्रॉपर सर्विसेज नहीं दी जा रही, सर्कुलेशन बिल्कुल वीक है और बुक्स बस शेल्फ्स पर पड़ी हुई हैं। तो ये लाइब्रेरी स्टैग्नेटिंग पूल हुई, यानी कि ठहरे हुए पानी जैसे हो जाती हैं। इसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए सिन्हा कमेटी ने पब्लिक लाइब्रेरीज की कंडीशन को स्टैग्नेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स कहा के रूप में डिस्क्राइब किया था। इसीलिए क्वेश्चन में जब आप ये फ्रेज देखो तो आपको सिन्हा कमेटी याद आनी चाहिए। अब बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है रंगानाथन कमेटी। रंगानाथन जी का नाम लाइब्रेरी साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ कन्फ्यूज़न आप हो सकते हो, लेकिन नहीं होना, क्योंकि स्टैग्नेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स जो है वाला ऑब्जर्वेशन रंगानाथन जी की कमेटी इनसे एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि उनकी जो कमेटी थी वो एकेडमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फिज कमेटी। फिज कमेटी का भी लाइब्रेरी डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरीज को स्टैग्नेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स कहने का क्रेडिट फिज कमेटी को भी नहीं दिया जाता। थर्ड ऑप्शन कोठारी कमीशन है। तो याद रखना है कोठारी कमीशन मेनली इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू और एजुकेशनल रिफॉर्म्स से एसोसिएटेड था। पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए ये पर्टिकुलर फ्रेज कोठारी कमीशन का नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन सिन्हा कमेटी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सिन्हा कमेटी ने ही पब्लिक लाइब्रेरीज की इनइफेक्टिव कंडीशन को डिस्क्राइब करते हुए स्टैग्नेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स फ्रेज का यूज़ किया था अपनी रिपोर्ट में। पब्लिक लाइब्रेरीज को स्टैग्नेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स सिन्हा कमेटी ने कहा था। यहाँ स्टैग्नेटिंग का वर्ड का मतलब है
बुक्स लाइब्रेरी में बस पड़ी हुई हैं लेकिन इफ़ेक्टिवली सर्कुलेट या फिर यूज़ नहीं हो रही। तो ये बात किसने कही थी? सिन्हा कमेटी ने ऑब्जर्व की और अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया। क्वेश्चन है ये। पहले हम नेशनल साइंस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी का कनेक्शन निस्केयर से रहा है, जो अब निस पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च CSIR का पार्ट है। ये इसका जो मेन पर्पज़ है वो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को साइंटिफिक और टेक्निकल लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं और समझते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता। कोलकाता इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल लाइब्रेरी सेंटर रहा है और है भी, और यहाँ पर ही हमारे देश की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड है। इसी वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको याद रखना है नेशनल साइंस लाइब्रेरी कोलकाता में नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया इनकरेक्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मुंबई। मुंबई में कई इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यहाँ पर भी लोकेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाली इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल लाइब्रेरी है, न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लास्ट ऑप्शन चेन्नई। वैसे तो हमें आंसर मिल ही चुका है, लेकिन चेन्नई भी हमारा इंडिया के इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल और रिसर्च सेंटर्स हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर तो हमारा नेशनल साइंस लाइब्रेरी लोकेटेड नहीं है। आपको सिंपल याद रखना है, अगर पूछा जाए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो वो कोलकाता में लोकेटेड है, और पूछा जाए अगर नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसलिए क्वेश्चन में आपको ध्यान से समझना है कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ही पूछा गया है, और फिर आपको मार्क करना है न्यू दिल्ली। 19th क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ईयर 1957 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में जो एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी सेटअप की थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो पहले इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझो। इंडिया में लाइब्रेरीज़ को सिस्टमैटिकली डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट, लाइब्रेरी सर्विसेज और लाइब्रेरी प्लानिंग के बारे में रिकमेंडेशंस की ज़रूरत थी। इसी पर्पज़ से एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश की गई थी 1957 में। अब सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं और जानते हैं कि इसका चेयरमैन कौन था। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर SR रंगानाथन जी, जहां सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि डॉक्टर रंगानाथन जी जो थे वो उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया भी कहा जाता है, और लाइब्रेरी डेवलपमेंट में उनका इनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशन था। उन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कॉलम क्लासिफिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए। लेकिन 1957 की एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज़ के चेयरमैन डॉक्टर रंगानाथन जी नहीं थे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसर CR कृष्यप्पा। प्रोफेसर CR कृष्यप्पा इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एक इम्पॉर्टेंट एकेडमिक पर्सनैलिटी रहे हैं, लेकिन 1957 एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज़ के चेयरमैन वो भी नहीं थे, इसीलिए ये ऑप्शन में हमारा क्या हुआ इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है KP सिन्हा जी। KP सिन्हा जी हमारे एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज 1957 जो है उसके चेयरमैन थे। इस एग्ज़ाम में आपको याद रखना है कि एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज़ के जो चेयरमैन है वो कौन थे? KP सिन्हा जी। लास्ट ऑप्शन VK RV राव जी, जो एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट और पॉलिसी मेकर थे, और इंडियन एजुकेशन प्लानिंग में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज़ के चेयरमैन वो भी नहीं थे। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1957, उनके चेयरमैन के रूप में आपको याद रखना है KP सिन्हा जी। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, बनाई कब गई थी 1957 में, चेयरमैन कौन थे? KP सिन्हा जी। 20th क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है, जो कि है 1928 और 1931 के बीच में। दोनों ही रंगानाथन जी के 5 लॉज के हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम में आपको वर्डिंग ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, डॉक्टर SR रंगानाथन जी ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉर्मुलेट किया था। इन लॉज को पहली बार 1928 में फॉर्मुलेट यानी प्रेजेंट किया गया था, लेकिन बुक के रूप में पब्लिश किया 1931 में। इसीलिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ आपको देखना है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड कब हुआ था। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड पब्लिश्ड है, जिसका आंसर 1931 होगा।
1927 5 लॉज की फर्स्ट पब्लिकेशन का ईयर नहीं है, तो ये तो याद ही नहीं रखना। हाँ, 1928 आपको याद रखना है, क्योंकि 1928 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट ईयर है। रंगानाथन जी ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉर्मुलेट यानी प्रेजेंट जो किया था वो 1928 में, इसके रूप में आपको याद रखना है। और बुक के रूप में पब्लिश कब किया था, तो बुक के रूप में आपको पब्लिश करने का ईयर याद रखना है 1931। आई होप मैं समझा पाई हूँ। 28 आपको याद रखना है 1928 कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को एक तरह से फॉर्मुलेट किया गया, प्रेजेंट किया गया, ये 2 वर्ड आप याद रखिएगा। एंड 1931 की अगर हम बात करें तो बुक के रूप में पब्लिश किया गया। 33 की अगर हम बात करें 1933 की, तो कॉलन क्लासिफिकेशन याद रख सकते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम 1933 में। वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल क्योंकि रंगानाथन जी का ही वो एक कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए हमें ये याद रखना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 28 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉर्मुलेट किया गया, प्रेजेंट किया गया। 1931 बुक के रूप में उसको पब्लिश किया गया। 1933 कॉलन क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया गया। ऐसे ही नेक्स्ट PYQ के लिए हमारे चैनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।